हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेशम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। सोवियत संघ और अमेरिका विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। मतलब विश्व की दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। पूरी दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बट गई थी। इस स्थिति में किसी भी मुल्क के लिए एक रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरे महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। मतलब इस स्थिति में अब किसी भी मुल्क के पास बस एक ही रास्ता था कि वो किसी न किसी एक महाशक्ति में जाके मिल जाए और दूसरे महाशक्ति के गुट से के प्रभाव से बचा रहे। तो परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। तो लोग जब बड़े बड़े महाशक्तियों से मिल गए तो छोटे जो देश थे वो अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित के लिए किया। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था पूरी दुनिया में के दो खेमे में बच जाने का खतरा पैदा हो गया। मतलब महाशक्तियों के जो गठबंधन हुए इससे पूरी दुनिया को दो भागों में बच जाने का खतरा पैदा हो गया। सबसे पहले यह विभाजन जो था यूरोप में शुरू हुआ। पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। मतलब पश्चिम यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने ज़्यादातर अमेरिका का पक्ष लिया, और जबकि पूर्वी यूरोप के जो लोग थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने सोवियत खेमे में शामिल हो गए। वो लोग सब सोवियत खेमे में शामिल हो गए। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाए। इसलिए इनको हम पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। मतलब जो पश्चिमी गठबंधन थे उन्होंने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। ये जो संगठन था, मतलब ये नाटो, उसने घोषणा की कि यूरोप के इन देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। मतलब अगर किसी भी देश पर हमला किया जाता है इन 12 देशों में से तो पूरे संगठन के 12 देश मानेंगे कि उनके ऊपर हमला किया गया। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। नाटो में मतलब जितने देश शामिल थे वो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। जिस प्रकार नाटो की स्थापना हुई उसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। मतलब पूर्वी गठबंधन भी बनाया गया जिसका नाम वार्सा संधि रखा गया। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मतलब ये जो हुआ इसकी स्थापना 1955 में किया गया और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। मतलब नाटो में जो शामिल देश थे उनका यूरोप में मुकाबला करना था। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। मतलब शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जो थे उनका निर्धारण छोटे देशों के लाभ और हानि से गणित से होता था। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि महाशक्तियों के बीच का तानातानी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना था। कुछ एक मामलों में तो ऐसा भी हुआ था कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मतलब बहुत सारे महाशक्तियों ने ऐसा भी कुछ किया कि कुछ देशों पर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया और उन्हें अपने खेमे में शामिल किया। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन यानी सीटो और केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंटने का खतरा पैदा हो गया। मतलब शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों में बंटने का खतरा पैदा हो गया। मतलब विश्व को दो गुटों में बंटना ही पड़ता। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो ना बैठें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने मिलकर गठबंधन बनाए थे।
तो जो गठबंधन बनाए थे उनमें बहुत जल्दी ही भेद पैदा हो गया और बहुत जल्दी उनमें दरार पड़ गई। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में सोवियत संघ से अनबन हो गई और 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हो गया। मतलब एक जगह भूभाग पर लेकर उसके आधिपत्य को लेकर उन दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध भी हो गया था। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। मतलब इस दौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन ने नव राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। मतलब ये जो आंदोलन था इसने नव राष्ट्र जो बने थे उन्हें दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। मतलब उन दोनों से अलग रहने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपने स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति को भी उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। मतलब इतनी ताकतवर थी वो सारी महाशक्तियाँ। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्नलिखित कारणों से महाशक्तियों के लिए बड़े काम किए थे। मतलब क्या कारण थे जिसके कारण महाशक्तियों के लिए छोटे देश बहुत ज़रूरी थे। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे बड़ा कारण यानी पहला कारण जो बड़ा कारण है महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। मतलब हमारे पास किसी भी महाशक्ति के पास उतनी ज़्यादा तेल और खनिज नहीं होती थी, तो वो हर राष्ट्रों से हर देशों से थोड़ा थोड़ा करके लेते थे, तो उनके पास भरपूर संसाधन हो जाते थे। और हमारा दूसरा कारण है फ्रेंड्स भूक्षेत्र। भूक्षेत्र इसलिए ज़रूरी था ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। और तीसरा कारण था फ्रेंड्स सैनिक ठिकाने, जहाँ से शक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। मतलब सैनिक ठिकाने होंगे तो वो अपनी दूसरे जगह की जासूसी कर सकेंगी। और चौथा कारण था फ्रेंड्स आर्थिक मदद। मतलब आर्थिक मदद से क्या होता है, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वाहन करने में मददगार हो सकते थे। मतलब अगर हम एक आदमी से बहुत ज़्यादा पैसा मांग ले तो वो हमें नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे करके उससे हल्का सा मांगे और दूसरे से भी हल्का हल्का करके मांगेंगे 10 से, तो हमारे पास बहुत सारे आर्थिक मदद हो जाएगी। उसी तरह वो क्या करते थे, उनके पास जितने छोटे छोटे देश थे उन सभी से वो सैनिक खर्च के लिए पैसा मांगते थे और उनसे उनको आर्थिक मदद मिल जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिसके कारण महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों की जरूरत पड़ती थी। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। मतलब गुटों में जितने देश शामिल होते थे इससे ये भी पता चलता था कि महाशक्तियां अपने विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुटों में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। Thank you for watching.